इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है तो आपको हर जगह पॉलिटिकल माहौल देखने को मिलता है। वोटिंग होने से लेकर रिजल्ट आने के बीच में यही चर्चा होती है कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं, क्या कोई पार्टी बहुमत से सरकार बना पाएगी या गठबंधन की सरकार बनाने पड़ेगी। ये सारी चर्चा न केवल आपके आसपास होती है बल्कि मीडिया में, न्यूज में, डिबेट में, हर जगह यही चर्चा होती है। और इसी बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एग्जिट पोल की। क्या होता है ये एग्जिट पोल, किस तरह से काम करता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के साथ साथ में एग्जिट पोल को डिकोड करके पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। एग्जिट पोल की क्या सटीकता और विश्वसनीयता है। सबसे पहले हम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है कि वोटर जब वोट देकर बूथ से बाहर आता है तब उसे पूछा जाता है कि उसने किसको वोट दिया है, जबकि ओपिनियन पोल में वोटिंग से पहले ही उसे पूछा जाता है कि वो किसको वोट देने की प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ओपिनियन पोल के गलत होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। हो सकता है कि वो इलेक्शन के समय किसी को वोट ही ना दे, वोट देने ही ना जाए। आपको पता ही है कि बहुत सारे वोटर्स इंडिया में वोट ही नहीं देते हैं। और दूसरा इसका फैक्टर ये है कि उसका जो वोटिंग बिहेवियर है, जो मूड है, वो चेंज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इलेक्शन से पहले हम जिसको वोट देने की बात कह रहे हैं उसको ही वोट देंगे, क्योंकि इसी बीच में हम बहुत सारी चीजें मीडिया में, न्यूज में, पॉलिटिशियन रैली करते हैं, भाषण देते हैं, काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो हमारा वोटिंग बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। एग्जिट पोल में क्या होता है कि एक सैंपल लिया जाता है और उसका सर्वे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को ही पूछ लिया, नहीं तो फिर वो एक तरह का रिजल्ट ही हो जाएगा। और ये जो सैंपल लिया जाता है वो भी रैंडम तरीके से लिया जाता है। और इसमें न केवल ये पूछते हैं कि उसने किसको वोट दिया, बल्कि ये भी पूछते हैं कि उसको क्यों वोट दिया। इसके साथ साथ में और भी 15-20 क्वेश्चन होते हैं कि उसका जाति क्या है, उसके धर्म क्या है, एरिया क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से उसका एक डेटा निकाला जाता है और सारे ये डेटा निकाल करके उसको एनालिसिस करके एग्जिट पोल निकाले जाते हैं। एग्जिट पोल कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करवाती है बल्कि मीडिया कंपनीज करवाती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बहुत सारे हो गए, जैसे आज तक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, न्यूज 18 इंडिया हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, रिपब्लिक, एनडीटीवी, ये बहुत सारे मीडिया कंपनीज करवाती है। एग्जिट पोल काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं, कई बार इन पर आरोप भी लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर आरोप लगाती हैं कि ये अपोजिशन के फेवर में होते हैं क्योंकि उनके द्वारा ये फंडेड होते हैं। क्रिटिक भी ये कहते हैं कि इनकी अपनी एक पसंद होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, तो इसलिए ये बायस्ड होते हैं। और आज तो आप मीडिया खुद की हालत देख सकते हो कि दो खेमों में बंटे हुए, लेफ्ट राइट में, न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया भी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिटिक अक्सर ये कहते हैं कि ये बायस्ड होते हैं। एग्जिट पोल पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा है कि ये वोटर को प्रभावित करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वोटिंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में इलेक्शन कई फेजेज में होते हैं, तो एक फेज के एग्जिट पोल को देख करके दूसरे फेज के वोटर प्रभावित होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के मामले में। 1998 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया कि इलेक्शन के पूरे 7 चरण होने दीजिए, इसके बाद में आप पब्लिश कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास में फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास में ये राइट कहां से आया, इनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगले साल 1999 के इलेक्शन में एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वही सेम ही गाइडलाइन जारी किया। इस बार भी मामला सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में पहुंचा। जजमेंट भी वो सेम ही था कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहां से है कि वो एग्जिट पोल को बैन कर सके। अगली बार 2004 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा है कि इस बार भी यदि हम गाइडलाइन जारी करेंगे, बैन करेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट वही सेम ही बात कहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि 6 नेशनल पार्टी और 18 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को साथ में मिलकर के यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से संपर्क किया, उन्हें कॉन्टेक्ट किया, सिफारिश की। हालांकि इन्होंने 2004 में किया था, लेकिन उन्होंने 2010 में इसे एक्सेप्ट किया और अमेंडमेंट किया। आरपी 1951 की सेक्शन 126A के अनुसार कोई भी व्यक्ति इलेक्शन शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के 1 घंटे बाद तक भी किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, प्रिंट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक से या फिर किसी और माध्यम से एग्जिट पोल को नहीं संचालित करेगा, नहीं पब्लिश करेगा और नहीं प्रमोट करेगा। इलेक्शन कमीशन यहीं तक नहीं रुका। 2013 में इन्होंने फिर एक बार यूनियन लॉ मिनिस्टर को सिफारिश भेजा कि आपने एग्जिट पोल को तो कर दिया, लेकिन ओपिनियन पोल का भी रेगुलेटरी होना चाहिए, उसका भी रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। हालांकि अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। अब करते हैं एग्जिट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता का एनालिसिस। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत की बात करें तो 1960 में CSDC, जो कि एक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पहली बार किया था। इसके बाद की बात करें तो 1980 के समय एक सीरियस तरीके से हुआ था, जब पर्ने रो ने डेविड बटलर के साथ मिलकर के किया था। पर्ने रो वही एनडीटीवी वाले जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया।
इसकी बात की टीवी में बात करें तो दूरदर्शन ने पहली बार 1996 में शुरू किया। हम क्या करने वाले हैं कि 1998 से लेकर 2019 तक, मतलब कि 6 लोकसभा इलेक्शन को समझने वाले हैं कि इनके एग्जिट पोल क्या कह रहे थे और रियल रिजल्ट क्या था, ताकि हमारे सामने जो एग्जिट पोल के बारे में एक धुंधली पिक्चर है ये काफी हद तक क्लियर हो सके। 1991 की बात करें तो एग्जिट पोल काफी हद तक सही थे, और 1999 की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एनडीए की जीत को काफी बड़ा चढ़ा करके बता दिया। एवरेज यदि सभी ओपिनियन पोल की बात करें तो 315 सीटें ये बता रहे थे, जबकि हकीकत में 296 ही मिली। और 2004 का तो पूछो ही मत, यहाँ पर बुरी तरह से फेल हुए। ओपिनियन पोल में कहा था कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने कहा था कि बीजेपी को 240-250 सीटें मिलेगी, और कई की ओपिनियन पोल ने तो 290 सीटें भी बताई थी बीजेपी को, जबकि बीजेपी 189 पर ही सिमट गई। 2009 में भी एग्जिट पोल का बुरा ही हाल था। यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस की 200 सीटें बताई थी, जबकि हकीकत में कांग्रेस को 262 सीटें मिली। अगला यदि 2014 की बात करें तो यहाँ पर मोदी की लहर इतनी अधिक थी कि बेचारा एग्जिट पोल झूठ नहीं बोल पाया, और ये सेम सिचुएशन 2019 की रही। मतलब कि 2 बार एग्जिट पोल बुरी तरह से फेल हुए, और 3 बार काफी हद तक सही थे, और 1 बार काफी हद तक दूर था। मतलब कि इस पूरा का यदि मैं रिजल्ट बताऊं तो 50-50 रहा है कि एग्जिट पोल के सही होने के चांसेस 50% है। एग्जिट पोल पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। भारत जैसे विशाल देश में जहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जहां पर 1 वोट से, हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन 1% वोट से जीत और हार का फैसला होता है, तो वहां पर आप खुद सोच सकते हो कि एग्जिट पोल पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये होता क्या है कि हम जिसको वोट देते हैं और एग्जिट पोल भी वही बता रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, एग्जिट पोल बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन यदि एग्जिट पोल उसका अपोजिट बता रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये एग्जिट पोल कुछ नहीं हो रहा है, रिजल्ट आए तब देख लेना। तो ये हम किस बेस पर कह रहे हैं? क्योंकि हम खुद ने वोट दिया है, हम जिसको वोट दे रहे हैं ऑफकोर्सली हम यही चाहेंगे कि वो जीतेगा। तो हमारा एक बेस है, एक आधार है कि हम इस आधार पर कह रहे हैं। तो जहां पर हम अकेला का एक आधार होता है, तो वहां पर एग्जिट पोल में हमारे जैसे कई वोटरों का आधार होता है। तो इंडिविजुअली यदि मैं ये मानूं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, तो उससे ज्यादा एक ट्रस्टवर्दी हम कह सकते हैं कि ये एग्जिट पोल होते हैं। एग्जिट पोल क्या करती हैं कि ये एक मोटा मोटी आइडिया दे देती हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है, कि इलेक्शन की रुख किस तरफ है, हवा किस तरफ से है। एग्जिट पोल ऑफकोर्सली एक प्रॉपर वे में सर्वे किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये एक साइंटिफिक नहीं है, इसलिए इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।